बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और नीट की तैयारी में ज़ोरों शोरों से लगे होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर मधु सेवानंद यादव एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। ओके, तो हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था क्लास 12th की एनसीईआरटी का इकोलॉजी सेक्शन बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाला चैप्टर। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो आप देख कर आइए। ठीक है, आज हम कंटिन्यू करेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का आगे वाला पार्ट। एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी अपने साथ रखिएगा वीडियो के। क्लियर? ओके, तो बच्चों प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, एक बार जस्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने देखा था सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब समझा था, कंजर्वेशन का मतलब समझा था, और हमने देखा था कि 3 लेवल्स होते हैं बायोडाइवर्सिटी के। ठीक है, 3 लेवल्स होते हैं। किसने बताया था बच्चों 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी? एडवर्ड विल्सन ने बताया था। ठीक है, एडवर्ड विल्सन ने बताया था 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कौन कौन से 3 लेवल्स होते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हमने इसके एग्जांपल्स भी देखे थे, आप प्लीज़ देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा होगा, और सारे एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। क्लियर? इसके बाद हमने देखा था हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर इन इंडिया। तो अर्थ का हमने अलग से देखा था। ठीक है, उसमें हमने IUCN के बारे में भी पढ़ा था। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो IUCN का 2004 का डेटा लिस्ट देखा था हमने। फिर रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग कितनी स्पीशीज होती हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, और फिर हमने देखा था इंडिया में कितनी स्पीशीज होती हैं। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर ली थी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जस्ट अ मिनट। हाँ, ओके, तो आज बच्चों हम स्टार्ट करेंगे पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो आप पूछेंगे मैम ये पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? तो पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब हम बायोडाइवर्सिटी को कौन कौन से पैटर्न के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे पैटर्न्स है बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए। ठीक है, बहुत सारे पैटर्न्स हैं, बट दो इम्पॉर्टेंट पैटर्न्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फर्स्ट है आपका लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट और सेकेंड है आपका स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। ठीक है, फर्स्ट है आपका लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, सेकेंड है आपका स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। फिर से बता रही हूँ, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में बहुत सारे पैटर्न्स है, सिर्फ 2 पैटर्न्स नहीं है बच्चों, बहुत सारे पैटर्न्स है। बट हमें कितने पैटर्न्स पढ़ने हैं? हमें सिर्फ 2 पैटर्न्स पढ़ने हैं जो कि ब्रॉडली हम देखेंगे क्या होता है और जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इकोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट ने ऐसा बोला है कि ये जो 2 पैटर्न्स हम पढ़ने वाले, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट एंड स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, ये काफ़ी अच्छे से बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है? फर्स्ट लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। ठीक है, चलो आई होप आपको समझ आया होगा पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब। चलो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, तो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में एक वर्ड है, कौन सा वर्ड है? लैटिट्यूड। तो ये तो जाना पहचाना वर्ड है। आपने अगर स्कूल में ज्योग्राफी पढ़ी होगी, ऑब्वियसली बात है आपने पढ़ी होगी ज्योग्राफी, तो आपने वहाँ पे सुना होगा लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड, 2 टर्म्स सुने होंगे। ठीक है, मैं आपको फटाफट एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या होता है लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। देखिए, हमारा ग्लोब है ये। ठीक है, ग्लोब अगर आप देखेंगे, अर्थ का जो ग्लोब अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ इस तरीके से लाइन्स होती हैं। ठीक है, स्कूल्स में बोला जाता था लेटी हुई लाइन। ठीक है, और कुछ लाइंस इस तरीके से होती है। ठीक है, तो जो लेटी हुई लाइंस होती हैं उसे हम क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड बोलेंगे। क्लियर? क्या बोलोगे आप लोग उसे? लैटिट्यूड। और जो लंबी लाइंस होती है उसे हम बोलेंगे लॉन्जिट्यूड। वैसे लॉन्जिट्यूड अभी तो हमें नहीं पढ़ना है, बट जस्ट फॉर नॉलेज आपको पता होना चाहिए लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड क्या होता है, क्योंकि MCQ में ऐसा हो सकता है कि वो लैटिट्यूड के बदले लॉन्जिट्यूड डाल दें। ठीक है, तो अगर आप वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना, आपको दोनों पता होनी चाहिए, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड। तो हमें क्या पढ़ना है? हमें लैटिट्यूड पढ़ना है। ओके, देखिए, तो हैज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर, बायोडाइवर्सिटी क्या हो रही है बच्चों? डिक्रीज हो रही है। अब ये इक्वेटर कहाँ से टर्म्स आ गए? आप ये डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पे लैटिट्यूड बना हुआ है, ये देखिए ये लाइन्स। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो, हैज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर, अभी नया टर्म आया होगा, ये भी आपने स्कूल में पढ़ा है, बट अगर किसी को नहीं पता हो तो डोंट वरी, मैं आपको सब बताऊंगी यहाँ पर। ठीक है,
देखिए ये फिर से हमारा क्या है, ग्लोब है, ठीक है। तो जो एक मिडल में लाइन पास होती है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इक्वेटर। यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, क्या बोलते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर जो लाइन होती है उसे हम बच्चों क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और आपको पता होना चाहिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे इंडिया से मूव होता है, ठीक है। अगर किसी को भी पता है कि कितने नंबर ऑफ स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मूव करता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और अगर नहीं पता हो, आप जानना चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी आपको। इक्वेटर के नीचे भी एक लाइन होती है जो जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। तीनों वर्ड्स टर्म्स आपने सुने होंगे। जो मिडल लाइन है उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। ऊपर वाली लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे वाली लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और बच्चों ये जो पूरा एरिया आ रहा है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस रीजन को हम कौन सा रीजन बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। आराम से सुनिए, आराम से समझिए, सारे टर्म्स क्लियर करते रहिए, ठीक है। सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, आपको कोई रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। इसके थोड़ा सा ऊपर जाएंगे आप और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे जाएंगे तो ये कौन सा रीजन आ रहा है बच्चों, जो मैं लाइन्स मार रही हूँ, ठीक है। इस रीजन को हम बोलते हैं टेम्परेट रीजन। यहाँ पे लिख रही हूँ, क्या बोलते हैं बच्चों, टेम्परेट रीजन। कौन सा है टेम्परेट रीजन, जो मैंने लाइंस मारी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला रीजन और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे वाला रीजन, ठीक है। पूरा नहीं लेना, थोड़ा थोड़ा। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ बच रहा है, ये वाला रीजन देखो, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, पोलार रीजन। सबसे टॉप पर है उसे हम क्या बोलते हैं, पोलार रीजन। पोलार रीजन के जस्ट नीचे कौन सा आता है बच्चों, टेम्परेट रीजन। और टेम्परेट रीजन के नीचे ट्रॉपिकल रीजन और ट्रॉपिकल रीजन के नीचे फिर से वही हमारा टेम्परेट एंड देन पोलार, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ट्रॉपिकल रीजन क्या है, इक्वेटर क्या है, ठीक है। चलो आगे स्टार्ट करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। चलो क्या लिखा है, As we move away from equator, बायोडाइवर्सिटी क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से कहाँ जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होगी। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर ये इक्वेटर है तो अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ भी जाएंगे, मतलब इक्वेटर से आपको दूर जाना है, आप ऊपर जाओ या नीचे जाओ, तो क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज हो रही है। तो आप बोलेंगे कि मैम ऐसा क्यों हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज क्यों हो रही है। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा बच्चों, ऊपर की तरफ जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ जो रीजन्स है वहाँ पे क्लाइमेट जो होता है वो कैसा होता है, कोल्ड क्लाइमेट होता है, ठीक है। तो कोल्ड क्लाइमेट होने के कारण वहाँ पे इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलती है। चलो आगे हम और डिटेल में इसे पढ़ेंगे। तो एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब ये एनसीईआरटी की लाइन है, अब यहाँ पे आपको इंक्रीज दे सकता है, ठीक है, फिर इंक्रीज दे देगा तो वहाँ पे आपका वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। एक और दे सकता है, हैज़ वी मूव अवे के बदले वो क्या लिख देंगे, नियर टू इक्वेटर। अगर आप इक्वेटर के पास जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, बायोडाइवर्सिटी तो इंक्रीज होगी ना, इंक्रीज होगी। नीट इस तरीके से आपके साथ खेलेगा, ठीक है। तो हैज़ वी मूव नियर टू इक्वेटर तो क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी। और अगर हम दूर जाएंगे, अवे जाएंगे, तो बायोडाइवर्सिटी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी। तो अभी मैंने आपको बताया ट्रॉपिक्स क्या है, टेम्परेट क्या है और पोलार क्या है। तो अब आप मुझे बताएंगे ना ट्रॉपिक्स में कैसी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। ट्रॉपिक्स में हमें मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। क्लियर, ट्रॉपिक्स में हमें सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। क्यों देखने मिलती है मैं बताती हूँ। टेम्परेट में आ जाओ तो टेम्परेट में आपको मॉडरेट बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी और पोलार में आपको बहुत मिनिमम बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे कि बायोडाइवर्सिटी नहीं देखने को मिलेगी, हम बोल रहे हैं आपको कम देखने को मिलेगी, मिनिमम बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। तो अभी आप इतना समझ लो, ओके। अभी आप ये बताओ कि ट्रॉपिक्स में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ऐसा मैंने बोला। तो
आपको याद होगा ट्रॉपिक्स क्या है बच्चों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो रीजन है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रॉपिक्स बोलते हैं। अब जो सन रेज होती है, दिस इज सन, ठीक है, जो सन की रेज होती हैं वो ज़्यादातर किसके ऊपर पड़ती हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो ज़्यादातर किसके ऊपर पड़ रही है बच्चों, मुझे आप बताओ, ट्रॉपिक्स के ऊपर पड़ रही है ना। जब सन रेज ज़्यादातर ट्रॉपिकल रीजन में पड़ेगी तो प्लांट क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, और अगर प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा तो ज़्यादा खाना बनाएगा। ठीक है, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी और उससे क्या होगा, प्लांट की प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। ठीक है, इसीलिए हमें जो ट्रॉपिकल रीजन है यहाँ पे हमें मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। आप टेम्परेट में आ जाओ तो टेम्परेट में भी कुछ % ऑफ सनलाइट पड़ रही है। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा मॉडरेट बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी और पोलार में आपको मिनिमम बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। चलो, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, क्या करना है आपको, एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, वीडियो देखने के बाद। ओके, तो हमने ये समझ लिया कि जैसे जैसे हम लैटिट्यूड्स के ऊपर की तरफ जाएंगे या दूर जाएंगे, इक्वेटर से दूर जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया, न्यूयॉर्क और ग्रीनलैंड, ये 3 कंट्रीज़ के आपको नाम दिए गए हैं। ठीक है, अब कोलंबिया कहाँ आता है, ओके चलो, कोलंबिया कहाँ आता है बच्चों, ट्रॉपिकल रीजन में आता है। कहाँ आता है, ट्रॉपिकल रीजन में आता है। ठीक है, न्यूयॉर्क कहाँ आता है आपका, टेम्परेट रीजन में। ठीक है, न्यूयॉर्क कहाँ आएगा बच्चों, टेम्परेट रीजन में। और ग्रीनलैंड कहाँ आता है, पोलार रीजन में। अब वर्ल्ड मैप देखोगे ना अगर वर्ल्ड मैप, तो उसमें आपको तीनों कंट्रीज दिख जाएंगी। क्लियर, चलो, तो एग्जाम्पल में हम क्या ले रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, एग्जाम्पल में हम क्या ले रहे हैं बच्चों, बर्ड स्पीशीज, यानी कि हम देखेंगे कि कौन से रीजन में ज़्यादा बर्ड स्पीशीज देखने को मिलती है। ठीक है, नंबर ऑफ बर्ड्स नहीं, बर्ड की स्पीशीज, कितने प्रकार की जातियां देखने को मिलती है बर्ड की इन रीजन्स के अंदर। ठीक है, तो जब हमने कोलंबिया की बात की तो कोलंबिया में आप देख सकते हो कितने बर्ड स्पीशीज देखने को मिल रहे हैं, 1400 बर्ड स्पीशीज। क्यों, क्योंकि बच्चों वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है और अब भी मैंने आपको बताया था ट्रॉपिकल रीजन में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होती है ना, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे हर स्पीशीज क्या होगी, मैक्सिमम होगी एज कंपेयर टू किससे, टेम्परेट और पोलार से। क्लियर, सेकेंड है न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क में आपको मिलती है 105 बर्ड स्पीशीज। क्यों, क्योंकि वो टेम्परेट रीजन में आता है। क्लियर, देखो ये डायग्राम आपको दिखा रहा होगा, ये क्या है बच्चों, ट्रॉपिक्स, जहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट, क्योंकि सनरेज ज़्यादा पड़ती है। नेक्स्ट है टेम्परेट रीजन, टेम्परेट जोन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वार्म क्लाइमेट। और पोलार का क्लाइमेट कैसा है, कोल्ड क्लाइमेट। ठीक है, आप ये डायग्राम जस्ट फॉर रेफरेंस यूज़ कर सकते हो। ओके, तो न्यूयॉर्क में 105 बर्ड स्पीशीज देखने को मिल रही है। क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि मैम वो टेम्परेट रीजन में आता है। ठीक है, नेक्स्ट ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड कहाँ पड़ता है बच्चों, पोलार रीजन में पड़ता है। ठीक है, और कितनी बर्ड स्पीशीज देखने को मिलती है, 56 नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज देखने को मिलती है। चलो, आई होप आपको एग्जाम्पल भी क्लियर हुआ होगा, आपको एग्जाम्पल्स याद होना चाहिए। फिर से नीट में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, नंबर्स चेंज हो जाएंगे, ये जो नंबर्स आप देख रहे हो ना 1400, 105, 56, ये नंबर्स चेंज हो जाएंगे, कंट्रीज़ के नाम चेंज हो जाएंगे। तो अगर कंट्रीज़ के नाम चेंज होंगे तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि कौन सी कंट्री कहाँ पे आती है। तो इसका मतलब ये नहीं आपको सारी कंट्रीज़ पढ़नी है, बट जो जो एनसीईआरटी में कंट्रीज़ दी हुई है, ठीक है, वो आपको जस्ट लेके चलना है। ठीक है, आपको जस्ट पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आप देख सकते हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिया हुआ है, और उनके बीच की जो लाइन्स है वो क्या होती है बच्चों, ट्रॉपिकल रीजन होती है। चलो, ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। चलो, सेकंड एग्जाम्पल है इंडिया। अब इंडिया में है तो इंडिया की बात तो करेंगे। तो इंडिया में कितने बर्ड स्पीशीज देखने को मिलते हैं, इंडिया में देखने को मिलते हैं 1200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। कितने स्पीशीज देखने को मिलते हैं, 1200। जस्ट याद रखना, इंडिया में 1200 देखने को मिल रहे, कोलंबिया में 1400 बर्ड स्पीशीज देखने को मिल रहे, थोड़े ज़्यादा मिल रहे। ठीक है, चलो थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। तो थर्ड एग्जाम्पल है इक्वेडर फॉरेस्ट। इक्वेटर नहीं बच्चों, इक्वेडर।
इक्वेडर फॉरेस्ट, जस्ट सॉरी, ओके, जो इक्वेडर फॉरेस्ट है कहाँ पड़ता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ पड़ता है, ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे स्पीशीज़ ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट रीजन। तो हमें क्या याद रखना है, जो इक्वेडर फॉरेस्ट है वहाँ पे 10 टाइम्स क्या हो रहा है, वहाँ पे 10 टाइम्स मोर नंबर ऑफ स्पीशीज़ देखने को मिलते हैं, मोर नंबर ऑफ स्पीशीज़ देन टेम्परेट। ठीक है, क्या लिखा बच्चों, जो इक्वेडर फॉरेस्ट है वहाँ पे 10 टाइम्स मोर नंबर ऑफ स्पीशीज़ देखने को मिलेंगे देन टेम्परेट, यानी कि टेम्परेट के कंपैरिजन में इक्वेडर फॉरेस्ट के अंदर 10 गुना ज़्यादा स्पीशीज़ है। पूरे टेम्परेट को हमने कंपेयर किया है, ठीक है, पूरे टेम्परेट को कंपेयर अगर करेंगे तो इक्वेडर फॉरेस्ट में 10 गुना ज़्यादा स्पीशीज़ देखने को आपको मिलेंगी। ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जाम्पल बर्ड स्पीशीज़ को लेके कोलंबिया, न्यूयॉर्क एंड ग्रीनलैंड। नंबर्स याद रखने हैं आपको, 1400, 105 एंड 56। इंडिया में आपको कितनी देखने को मिलती है, 1200 स्पीशीज़। एंड देन थर्ड एग्जाम्पल है आपका इक्वेडर फॉरेस्ट। ठीक है, ये हो गए आपके 3 एग्जाम्पल। ओके, अभी एग्जाम्पल्स खत्म नहीं हुए हैं, आपका फोर्थ एग्जाम्पल है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। तो आप सब ने सुना होगा अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के बारे में। तो पहले बात आपको पता होना चाहिए अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है कहाँ पे, तो आपको ये रीजन दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे इंडिया कहाँ पर है बच्चों, ये रहा इंडिया, हमारा प्यारा सा भारत। ठीक है, इंडिया। ठीक है, चलो मैपिंग आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए कि कौन सी कंट्रीज़ कहाँ हैं, आपको मैप दिखा है तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये वाला रीजन है, आपको ये वाले रीजन में ये पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट क्या है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। तो बच्चों अमेजॉन रेन फॉरेस्ट पड़ता कहाँ है पहले, तो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट आता है साउथ अमेरिकन रीजन में, ब्राज़ील में। कहाँ आता है बच्चों, ब्राज़ील में। और एक और बात आपको जो पता होना चाहिए, अमेजॉन फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, लंग्स ऑफ प्लानिट। क्या बोल रहे हैं बच्चों, अमेजॉन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ प्लानिट। आपको पता होना चाहिए अमेजॉन फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, लंग्स ऑफ प्लानिट। लंग्स ऑफ प्लानिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे वास्ट नंबर ऑफ स्पीशीज़ देखने को मिल रही है। ठीक है, वहाँ पे वास्ट नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, इसीलिए हम अमेजॉन फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, लंग्स ऑफ प्लानिट। चलो, ये है अमेजॉन का फॉरेस्ट चार्ट, आप देख सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज आप नोटबुक में कॉपी कर सकते हो, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो जो प्लांट स्पीशीज़ है अमेजॉन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने मैप में देखा ये अमेजॉन फॉरेस्ट है, तो अभी हम देखेंगे इस अमेजॉन फॉरेस्ट में कितने कितने नंबर ऑफ क्या क्या मिलते हैं, कौन सी स्पीशीज़ कितनी मिलती हैं। तो देखो बच्चों, प्लांट स्पीशीज़ कितनी मिल रही है आपको, 40,000। मैमल्स कितने मिल रहे हैं, 427। नंबर ऑफ स्पीशीज़ की बात करें, नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं। बर्ड्स की कितनी स्पीशीज़ है, 1300। अच्छा, बर्ड यहाँ पे 1300 मिलते हैं। इंडिया में कितने मिल रहे थे, 1200। कोलंबिया में बच्चों 1400 और हमारे अमेजॉन फॉरेस्ट में 1300। 1200, 1300, 1400। ठीक है, 1200 कहाँ मिल रहे थे, इंडिया में, 1300 अमेजॉन में और 1400 आपके कोलंबिया में। क्लियर। अच्छा, तीनों में सिमिलरिटी क्या है मुझे आप ये बताना है, अमेजॉन फॉरेस्ट, इंडिया और कोलंबिया, तीनों में क्या सिमिलरिटी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स आपको कितने मिल रहे हैं, 378। एम्फीबियंस, ठीक है, एम्फीबियंस से 427। फिशेस 3000 फिशेस और इनवर्टिब्रेट्स 1,25,000 नंबर ऑफ इनवर्टिब्रेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं कहाँ पर, अमेजॉन फॉरेस्ट। तो आप ये जस्ट बाय हार्ट कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, आपको पता होना चाहिए अमेजॉन फॉरेस्ट में कौन सी स्पीशीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। चलो, तो फटाफट रिविजन कर लेते हैं, 2 मिनट में पानी पी लेती हूँ बच्चों। ओके, तो हमने क्या पढ़ा, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट के बारे में पढ़ा। ठीक है, और लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में हमने देखा कि जैसे जैसे हम पहले तो हमने समझा बच्चों ट्रॉपिकल रीजन क्या है, टेम्परेट रीजन क्या है, पोलर रीजन क्या है। ठीक है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलेगी, ट्रॉपिक्स में मिलेगी। मॉडरेट बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलेगी, टेम्परेट में मिलेगी। और पोलर में आपको मिलेगी
मिनिमम बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, थोड़ी वॉइस इग्नोर करना, ओके। नेक्स्ट था, जैसे जैसे हम इक्वेटर के दूर जाएंगे तो क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी बच्चों डिक्रीज होती चली जाएगी। क्या होगी, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। फिर हमने एग्जाम्पल्स पढ़े, 4 एग्जाम्पल्स आपको याद रखने, तो 2 है बर्ड स्पीशीज़ के। फर्स्ट है कोलंबिया, ठीक है, देन न्यूयॉर्क एंड ग्रीनलैंड। सेकेंड था इंडिया, 1200 स्पीशीज़ मिलेंगी बर्ड की। थर्ड हमने देखा एग्जाम्पल इक्वेटर फॉरेस्ट का, और फोर्थ हमने देखा अमेजॉन फॉरेस्ट का। तो इक्वेटर फॉरेस्ट और अमेजॉन फॉरेस्ट, ये 2 फॉरेस्ट आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ओके। अब आगे आ जाओ, ये आपकी एनसीईआरटी कुछ लाइन्स हैं, समझ लेते क्या लिखा है एनसीईआरटी में। इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव प्रपोज्ड वेरियस हाइपोथेसिस, ठीक है। तो जो इकोलॉजिस्ट थे और जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे हाइपोथेसिस बताई हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और बहुत कुछ चीज़ें बताई उन्होंने, ठीक है। आज हम वो चीज़ें देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट वंस देखेंगे, ठीक है। अब सब तो नहीं देख सकते ना, तो जो जो उसमें से इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें हम इनमें देखेंगे। चलो, फर्स्ट क्या है, स्पेशिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम। स्पेशिएशन मतलब बच्चों स्पीशीज का कम होना, ज़्यादा होना, ठीक है, कम होना और बढ़ना। तो ये क्या है, एक टाइम, समय का चक्र है, ठीक है, समय का चक्र है, ठीक है। अनलाइक टेम्परेट रीजन सब्जेक्टेड टू फ्रिक्वेंट ग्लेशिएशंस। तो इनडायरेक्टली क्या लिखा है, थोड़ा डिफिकल्ट सेंटेंस लिख दिया गया है, बट मतलब इनडायरेक्टली क्या लिखा है, जो टेम्परेट रीजन्स है ना, वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलते हैं, फ्रिक्वेंट ग्लेशिएशन देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, फ्रिक्वेंट ग्लेशिएशन। ग्लेशिएशन का मतलब क्या होता है, बर्फ पिघलना एंड ऑल, ठीक है, बर्फीली जगह। तो इन द पास्ट ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैव रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब। तो जो टेम्परेट रीजन्स हैं वहाँ आपको ग्लेशिएशंस देखने को मिल रहे थे, ठीक है, पास्ट में। बट जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैं, ट्रॉपिकल रीजन है, वहाँ पे कुछ भी नहीं देखने को मिला, अनडिस्टर्ब था। कब तक, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, ठीक है। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ट्रॉपिकल रीजन में कुछ भी चीज़ें इतनी देखने को नहीं मिली थी, जिसकी वजह से क्लाइमेट क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। एंड दस हैड अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन। तो ट्रॉपिकल रीजन में आपको ज़्यादा क्लाइमेट चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो इवोल्यूशनरी टाइम था, समय के साथ साथ वहाँ पे आपको ज़्यादा स्पीशीज़ की क्या देखने को मिली, ज़्यादा स्पीशीज़ के डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिले। चलो, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि टेम्परेट रीजन में ग्लेशिएशन ज़्यादा था, बट ट्रॉपिकल रीजन में ग्लेशिएशन वगैरह नहीं था, और भी ऐसी चीज़ें नहीं थी, ठीक है। तो जिसके कारण वहाँ पे आपको स्पीशीज़ के डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा देखने को मिले। नेक्स्ट है, जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट क्या है बच्चों, सेकेंड पॉइंट, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल। तो क्या लिखा है, जो ट्रॉपिकल रीजन है, देखो ट्रॉपिकल रीजन है, ये क्या है, अनलेस सीजनल, यहाँ पे ज़्यादा आपको चेंजेस देखने नहीं मिलेंगे क्लाइमेट में। अब जैसे हम जब से आए हैं इस धरती के ऊपर बोझ बनकर ना, तो जब से हम इस धरती पर आए हैं तो क्या हुआ है, हम क्या देखते हैं, कुछ महीने समर होता है, फिर रेनी सीजन एंड देन विंटर, और यही साइकिल हम देख रहे हैं ना, यही साइकिल हम क्या देख रहे हैं कि पहले समर है, देन रेनी है, देन विंटर्स है। तो यही साइकिल हम बहुत सालों से देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वो क्या है, लेस सीजनल हैज़ कंपेयर टू टेम्परेट, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल। तो अब सीजन ज़्यादा चेंज नहीं हो रहे, तो ऑब्वियसली बात है क्या हो रहा है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो क्या हो रहा है, हम उसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम क्लाइमेट को क्या कर सकते हैं बच्चों, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। Such constant environment promote niche specialization and lead to greater species diversity। तो जब ऐसा constant environment मिलेगा तो क्या होगा, species की diversity होगी ना, अच्छा environment है, वहाँ पे sun rays proper है, ठीक है, वहाँ पे maximum biodiversity फिर देखने को हमें मिलेगी। ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। क्या था सेकेंड पॉइंट, कि जो ट्रॉपिकल एनवायरमेंट है वो लेस सीजनल है एज कंपेयर टू टेम्परेट एनवायरमेंट। थर्ड है, देखो जो मैंने आपको समझाया था बस वही पॉइंट है, देयर इज मोर सोलार एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स। मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पे सनरेज ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। सोलार एनर्जी मतलब सनरेज, तो सनरेज ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है,
विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हायर प्रोडक्टिविटी। ओके, सनरेज ज़्यादा होंगे तो प्लांट्स क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे तो क्या होगा, प्लांट की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। चलो, हायर प्रोडक्टिविटी हमें देखने को मिल रही है। दिस इन टर्न माइट कॉन्ट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू ग्रेटर डाइवर्सिटी। तो अब ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी तो उसके बदले में क्या होगा, हमें डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। क्लियर। तो ये हमने 3 पर्सपेक्टिव समझ लिए, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लिए जो कि हमें इकोलॉजिस्ट ने बताए थे। ओके, फिर से बता दूं आपको। देखो, फर्स्ट क्या था, फर्स्ट ये था कि जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन है वो अनडिस्टर्ब था, लेकिन जो टेम्परेट रीजन है वहाँ पे ग्लेशिएशन देखने को मिला, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, जिसकी वजह से टेम्परेट में कम बायोडाइवर्सिटी थी एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल। सेकेंड पॉइंट हमने क्या देखा कि जो ट्रॉपिकल रीजन है वो लेस सीजनल है, कांस्टेंट होता है, तो इसलिए प्रिडिक्टेबल होता है। ठीक है, प्रिडिक्टेबल होगा तो इसलिए हम उसमें प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी स्पीशीज़ देखने को ज़्यादा मिलेंगी, कौन सी कम देखने को मिलेंगी। थर्ड क्या है, वही सोलर एनर्जी ज़्यादा देखने को कहाँ मिलती है, ट्रॉपिक्स में, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस करेंगे प्लांट और प्लांट की प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। चलो, हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ख़त्म लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में सारे नंबर्स अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, हम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। चलो, सेकंड समझते हैं स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप। ठीक है, क्या है बच्चों, स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप। पहले मैं आपको बता दी थी होता क्या है। तो स्पीशीज़ और एरिया साथ में लिखा है, मतलब उनके बीच में कुछ रिलेशनशिप है। ठीक है, तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ये एक साइंटिस्ट थे जर्मन से, इन्होंने क्या बताया कि जैसे जैसे एरिया इंक्रीज होता है, ठीक है, अगर कोई घर रूम बढ़ रहा है तो वहाँ पे लोग भी रहेंगे ना ज़्यादा। जस्ट फॉर एग्जांपल ये घर है, ठीक है, छोटा सा घर है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, देखो, ये हम ऐसे ड्राइंग में बनाया करते थे ना, प्यारा सा एक ही विंडो। ठीक है, ये घर है छोटा सा। कितने लोग यहाँ रहते हैं बच्चों, सिर्फ 2 लोग रहते हैं अभी, क्योंकि छोटा सा घर है ना यार, 2 ही लोग रहेंगे। बट अब क्या हो रहे हैं, बड़े बड़े घर बन रहे हैं। ठीक है, अब लोग बिल्डिंग्स बना रहे हैं, बंगलोज बना रहे हैं, तो घर को थोड़ा हमने बढ़ा दिया। चलो, घर को बढ़ा लेते हैं, इसमें भी एक दरवाज़ा डाल दिया। अब जब घर को हमने बढ़ा लिया तो वहाँ पे अब क्या, शायद 2 लोग और रह सकते हैं। ठीक है, समझो 4 लोग रह रहे हैं अब। तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने घर को बड़ा किया, घर बड़ा किया तो लोग भी आके ज़्यादा रहेंगे ना, ज़्यादा लोग आके रहेंगे। तो बस अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने यही बताया है कि जैसे जैसे एरिया इंक्रीज होगा वैसे क्या इंक्रीज होगा, स्पीशीज़ इंक्रीज होगा। चलो लिख लेते हैं, क्या बताया, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, क्या के थे ये, जर्मन साइंटिस्ट थे। ठीक है, जर्मन साइंटिस्ट, ये भी आपको पता होना चाहिए, जर्मन साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या बताया, जैसे जैसे एरिया को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, स्पीशीज़ भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो हमने फिजिक्स या मैथ्स में हम पढ़ते हैं कि अगर एक चीज़ इंक्रीज हो रही है उसके वजह से दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब स्पीशीज़ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्लियर, स्पीशीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है मतलब कुछ तो कांस्टेंट भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल लेंगे ए, सी, सॉरी कांस्टेंट हमने क्या लिया, सी। एस इज स्पीशीज, सी इज कांस्टेंट एंड ए इज एरिया। ओके, ये हमारा इक्वेशन आ गया। बट जब हम इसे ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो हम ए के साथ जेड लगाते हैं, और जेड क्या है बच्चों, स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, z क्या है, स्लोप ऑफ लाइन। देखो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, s क्या है आपका, स्पीशीज़ है। ठीक है, a क्या है, एरिया है। ठीक है, z क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, और c क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, इतना आया होगा समझ में। चलो, तो देखो s इक्वल टू सी ए जेड, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ना, इस इक्वेशन का ग्राफ बनाया गया है। देखो, स्पीशीज बढ़ रहा था तो एरिया भी इंक्रीज हो रहा था, बट एक समय पे आके क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्यों, क्योंकि हमने कांस्टेंट साइन लगाई है ना, तो एक समय पे आके क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा।
आई होप आपको इतना समझ आया होगा, ठीक है। स्पीशीज़ हो बढ़ रहा है तो एरिया भी एरिया इंक्रीज हो रहा है तो क्या इंक्रीज हो रहा है, स्पीशीज़ इंक्रीज हो रहा है, और एक समय पे आके क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ओके, तो एक जस्ट अ सेकेंड, हाँ। ओके, क्या हमें मिला इक्वेशन, S इज इक्वल टू CAZ। तो अब अलेक्जेंडर सर ने क्या किया, उन्होंने इसमें लॉगरिथम यूज़ किया। जब हम लॉगरिथम यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, log S इज इक्वल टू log C, ठीक है। अब दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन साइन है, बट लॉग का रूल है कि मल्टीप्लिकेशन किस में चेंज हो जाता है, प्लस में, ठीक है, एडिशन में प्लस, और जो ऊपर रहता है वो कहाँ जाएगा, नीचे, तो क्या हो जाएगा Z log A, ठीक है। क्या हो गया बच्चों, Z log A। अब इसका ग्राफ देखते हैं, देखो ये हो गया log S इज इक्वल टू log C प्लस Z log A। इसका ग्राफ तो स्ट्रेट है, इसका मतलब एरिया बढ़ेगा तो स्पीशीज भी बढ़ेगा। तो क्यों स्ट्रेट है बच्चों, क्यों स्ट्रेट है इसका ग्राफ, क्योंकि लॉगरिथम में, ओके, लॉगरिथम में जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, 0, ओके। तो ये जो वैल्यू है वो क्या हो गई, 0 हो गई। अब 0 हो गई, इसका मतलब log S Z log A, यानी कि क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नहीं समझ आया होगा तो बच्चों फिर से एक बार बैक करके देख लेना, और अगर फिर भी नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी मेरी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो हमने क्या समझा, अलेक्जेंडर वॉल हम्बोल्ट ने बताया कि स्पीशीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, दोनों इंक्रीज होंगे एक साथ, और कॉन्स्टेंट लगाया हमने C, उसका ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ कैसे आया, कुछ इस तरीके से आया, ठीक है। फिर हमने देखा उसमें लॉगरिथम लगाया तो ग्राफ इस तरीके से आया। तो आपको पता होना चाहिए क्या इक्वेशन बन रहा है, ठीक है, लॉग का भी और S इक्वल टू CAZ, दोनों इक्वेशंस आपको पता होना चाहिए। चलो ठीक है, ये भी हमारा हो गया कंप्लीट। थोड़ा सा बच्चा देख लेते हैं, ओके, जस्ट अ सेकेंड, हाँ। ओके ओके, चलो। तो इकोलॉजिस्ट ने क्या बताया, जो Z हमने क्या बोला था, Z क्या है, स्लोप ऑफ लाइन। तो उन्होंने बोला जो Z की वैल्यू होती है वो 0.1 से 0.2 होती है। कितनी होती है, 0.1 से 0.2, ठीक है। बट अगर हम लार्ज फ्रूगिवरस ईटिंग बर्ड्स का पढ़ेंगे, देखो फॉर एग्जाम्पल, फॉर frugivorous fruit eating birds and mammals in the tropical forest of different continent the slope is found to be 1.15, ठीक है। देखो फिर से बता रही हूँ, जो इकोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या बोला कि जो Z की वैल्यू है वो कितनी है, 0.1 से 0.2, 0.1 to 0.2। बट जो फ्रूगिवरस है, फ्रूगिवरस मतलब बच्चों फ्रूट ईटिंग बर्ड्स, अब ये टर्म भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स, और जो मैमल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में, उनकी स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.15। तो आपको ये दोनों वैल्यूज पता होना चाहिए, एक तो क्या 0.1 से 0.2, और दूसरा फ्रूगिवरस यानी कि फ्रूट ईटिंग बर्ड्स और मैमल्स के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.15, ओके। चलो ये हो गया आपका यहाँ पे पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आगे का, जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। फिर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी समझेंगे और उसे कैसे कंजर्व करना है वो भी समझेंगे, ठीक है। आप वीडियो के बाद एक बार NCERT रीड करिएगा, ठीक है। हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चंस भी हम करेंगे, क्वेश्चंस जैसे से नीट पास आएगा हम क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे, ठीक है। आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, ठीक है, ओके। देन अगर वीडियो पसंद आया हो तो बच्चों लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।